नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। द हिंदू का आर्टिकल है एट द एज ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस। अभी बहुत विवाद रहा। एक रिपोर्ट जारी हुई कि चीन ने परमाणु परीक्षण किया हुआ है। इसी पे ये आर्टिकल है, तो आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया था 1945 में, जो यूएसए ने किया था। उस समय पूर्व सोवियत संघ था, रूस अलग अस्तित्व में नहीं था। इसके 4 साल बाद 1949 में यूएसएसआर ने भी परमाणु परीक्षण किया और फिर इन दोनों में एक रेस सी लग गई। बाद में इसे मानवीय खतरा के रूप में देखा गया और एक ट्रीटी बनाई गई जिसे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कहा गया। इसे 1963 में बनाया गया। इसमें कहा गया कि वातावरण और पानी में टेस्ट नहीं होगा, पर अंडरग्राउंड में टेस्ट नहीं होगा। इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए अंडरग्राउंड टेस्ट होते रहे। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और कजाकिस्तान जो इसका पार्ट हुआ करता था वो अलग हो गया। इसके बाद जो ट्रीटी थी, जो साइट थी इसकी यूएसएसआर की, वो कजाकिस्तान के हिस्से में थी। तो जब कजाकिस्तान अलग हो गया तो कजाकिस्तान ने अपनी इस साइट को नष्ट कर दिया। रूस व यूएसए ने परीक्षण पर रोक लगा दी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत परीक्षण कर चुके थे। अब शायद इन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। परंतु फ्रांस व चीन इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे क्योंकि आप परीक्षण कर चुके हैं, हमें भी अभी इसकी आवश्यकता है। यूएसए ने कहा जीरो यील्ड का परीक्षण कर सकते हैं। जीरो यील्ड का होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे परमाणु होते हैं जो बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं करते हैं, यानी कि बड़े एरिया पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 1994 में सीटीबीटी का प्रावधान आया जिसमें कहा गया कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा सिवाय जीरो यील्ड के। परंतु इंडिया का कहना यह था कि इस सीटीबीटी में प्रावधान किया जाए कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उन्हें भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। उसके बाद ये सीटीबीटी लागू होगी। ना तो हमारे पास रहेगा ना आपके पास, यानी कि अगर आपके पास ये रहेगा और हमें परीक्षण से मना किया जाएगा तो आपका दबाव हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। परंतु इसे एक आदर्शवादी परिकल्पना कहा गया। 44 लिस्टेड देशों में सिर्फ 36 देशों ने सीटीबीटी को प्रॉपर तरीके से माना। अभी विवाद हुआ तत्काल में कि चीन ने लो यील्ड परीक्षण किया है, जीरो न करके लो यील्ड किया है। और रिपोर्ट में रसिया का भी नाम आया है कि इसने भी ऐसे परीक्षण किए हैं। लेकिन रसिया और चाइना ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। कहा है कि यूएसए सिर्फ आरोप लगा रहा है, हमने ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया है। जो भी है, पर ये मानवीय खतरा है और मानव के लिए, प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो इस पर सभी देशों को मिलकर सोचना चाहिए। अगला आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअरर। ये गरीबी, जो कोरोना के इफेक्ट से गरीबी की स्थिति और गरीब बनने की हो रही है, उस पे है। ये आपके सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ है। भारत के पास लॉकडाउन के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं था। हालांकि लॉकडाउन तो सभी देशों के लिए अनिवार्य थे, लेकिन अन्य देशों में मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी थी, पर भारत में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप यही होना था कि अगर लॉकडाउन का इतना सख्ती से पालन नहीं किया जाता तो भारत में यह वायरस बहुत तेजी से फैलता, क्योंकि यहाँ अशिक्षा भी बहुत है, लोगों को समझाना आसान नहीं था। हालांकि लॉकडाउन के बाद भी स्थिति क्या होगी, इसका क्या समाधान होगा, पूर्णतः समाधान होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है। इस पर अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया जा सकता, पर गरीबों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना तय है, ये निश्चित है। वैसे भी किसी भी परेशानी का सबसे बुरा प्रभाव गरीबों पर ही पड़ता है।
क्या होगा, गरीब सर्वाधिक प्रभावित होंगे क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर होती है और कमज़ोर हो जाएगी, इन्हें ठीक से खाना पीना नहीं मिलेगा। ये भीड़ युक्त समाज में निवास करते हैं, झुग्गी झोपड़ी आदि में, तो एक एक कमरे में कई कई लोग रहते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर इस तरह के संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। ऊपर से इनके पास कोई सेविंग नहीं होती है, जो ऐसी परेशानियों में ये अपने पैसे का इस्तेमाल करके खाने पीने का आदि का इंतजाम कर सकें। दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, डेली कमाते खाते हैं, जब काम बंद हो जाता है तो इनके पास खाने की भी स्थिति खराब हो जाती है। इस समय योजनाओं से कुछ लोग वंचित हो रहे हैं, कुछ लोग क्या, जिनके पास बीपीएल वगैरह नहीं है वो लोग तो जो सरकार अभी योजना दे रही है उनसे वंचित हैं, लेकिन जिन लोगों को, जैसे गरीबों के बच्चों को मिड डे मील मिलता था स्कूल खुले होने पर, वो पढ़ते भले ना हो पर कम से कम खाना उपलब्ध था। आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, जिनमें जो ग्रामीण महिलाएं थीं, गरीब महिलाएं थीं, उनको न्यूट्रिशियस भोजन मिल जाता था, पंजीरी वगैरह बिस्किट्स जो वहाँ बंटते थे वो मिल जाया करते थे। तो ये सब भी आजकल बंद है, सारे संस्थान बंद होने से उन लोगों को ये खाना भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। न्यूली बॉर्न बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है गरीबों के, और इससे क्या होता है कि जब न्यूली बॉर्न को ये नहीं मिलता तो ये मानसिक और शारीरिक रूप से इनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता और इनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। क्योंकि माता में भी न्यूट्रिशन पूर्ण रूप से नहीं होते हैं पहले से, वो भी कमज़ोर होती हैं, एनीमिया की शिकार होती हैं, और फिर उनके बच्चे जब होते हैं तो उन्हें भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, और वो स्कूल में एडमिशन ले भी लेते हैं तो वो पूर्णतया शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और गरीबी की मार उन्हें बीच में ही स्कूल छोड़ने से मजबूर भी कर देती है, और वो कहीं ना कहीं बाल मजदूर भी बन जाते हैं। शिक्षा लो होती है, उनके पास शिक्षा का अभाव रह जाता है क्योंकि वो प्रॉपर पढ़ नहीं पाते और पुनः गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। अतः इस सुझाव दिए गए हैं कि पीएम राहत सामग्री जो 3 महीने के लिए दी जा रही है, इसको और बढ़ाया जाए और इसकी मात्रा भी बढ़ाई जाए। जैसे 500 रुपये अगर दिया गया है तो थोड़ा और पैसा दिया जाए, जिससे इनका खर्च चल सके, आवश्यकताएं कम से कम पूरी हो सकें। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो उपाय किए गए हैं कि 3 महीने में के लिए राशन दिया जाएगा, वो उसे लॉन्ग टर्म किया जाए, कुछ समय के लिए और बढ़ाया जाए जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती। तो यही इस आर्टिकल में दिया हुआ था। अगला दैनिक जागरण में है कि विदेश में फंसे लोगों को स्वदेश लाने की तैयारी। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से खाड़ी देशों में हमारे प्रवासी भारतीय फंसे हुए हैं, जो वहाँ पे अब काम बंद हो गया है, बहुत सारे लोग जॉब लॉस हो गए हैं, तो उनके लिए समस्या है, देश से उन्हें बुलाने की बात की जा रही थी। पर चूंकि भारत में भी अभी ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि उन्हें बुलाना आसान नहीं था, पर अब कोरोना पे बहुत हद तक नियंत्रण हो गया है, तो विदेश मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि किस प्रकार उन्हें बुलाया जाए और बुला के उनको क्वारंटाइन करके उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। विदेशों से भी ये दबाव बन रहा है कि भारत अपने नागरिकों को अपने देश बुला ले, तो इस पर अभी विदेश मंत्रालय विचार कर रहा है और शायद जल्दी ही इसको इम्प्लीमेंट करेगा और विदेशों में फंसे हमारे भारतीयों को देश में लाया जाएगा। निजता के समक्ष नया खतरा। आज तमाम ऐप यूजर्स की निजता के लिए खतरा बन गए हैं, ऐसे में उनका इस्तेमाल संभल कर किया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस समय जब से लॉकडाउन लगा है, जूम ऐप का इस्तेमाल बहुत बृहद मात्रा में हुआ है। जूम था कि एक साथ बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, पर इसमें ऐसा कहा जा रहा है, इस पे आरोप लग रहा है कि इससे हमारी निजी जानकारी को हैक कर लिया जा रहा है। तो ध्यान दिया जाए ऐसे ऐप पर कि हम किसी भी ऐप को आंख बंद करके इस्तेमाल ना करें, ताकि हमारे उसमें कोई भी हमारी जो निजी जानकारी है उन्हें हैक करके हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का साइबर हमला कर पाए। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, इस पर इसको सुरक्षा की दृष्टि से सही कैसे बने, इस पर सरकार भी अपना नियम कानून बना रही है और इस पर जांच हो रही है। चीन की मंशा पर उठते सवाल। संतोषजनक जवाब मिलने तक यह मुश्किल सवाल पूछा जाएगा कि आखिर कैसे कोरोना वायरस आया
और इसे शुरू में ही क्यों नहीं रोका जा सका। ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है। एक्चुअली में ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से भी, और भी लोग इसी बात को मान रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये चीन के वुहान शहर से आया, परंतु ये चीन का सोचा समझा प्रयास था जो उसने जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया। चीन इसे नकार रहा है, पर अन्य देश इसे नहीं मान रहे हैं कि अगर ये एक महामारी थी, प्राकृतिक आपदा थी, तो चीन ने समय रहते क्यों सभी को नहीं बताया, सबके साथ इसे साझा क्यों नहीं किया, या इसको जब चीन ने इस पर कंट्रोल किया था तो किस प्रकार किया, इस बात को भी क्यों साझा नहीं किया, इसके क्या क्या सिम्टम्स थे, कैसे ये फैल रहा था, चीन ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। इस बात पर चीन पर आरोप लग रहा है और चीन कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, ये प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन जब तक कोई संतोषजनक उत्तर, जांच कोई सफल नहीं होती, तब तक चीन की मंशा पर सवाल उठते रहेंगे। दोस्तों, कल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस था। ये आपके पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी बीपो पर आपको 125 शब्दों में अगर लिखने को आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इस वैश्विक संस्था का कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा तथा संवर्धन करना है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा विश्व भर में बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना है। वर्तमान में इस संस्था में कुल 188 देश शामिल हैं। भारत भी इसका सदस्य है। तो पीटी के लिए भी इसमें फैक्ट हैं, जैसे इसकी स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है, कितने इसमें देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है। और बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 अप्रैल को। एक और आर्टिकल है, समाज पर सांस्कृतिक निशान छोड़ जाती हैं महामारियां। अभी तक तो आर्थिक स्थिति की परेशानियों का जिक्र हो रहा था कि किस तरह अर्थव्यवस्था पर महामारी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें राइटर कह रहे हैं कि सांस्कृतिक निशान भी ये महामारियां छोड़ जाती हैं। तो कैसे, आइए जानते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। इन्होंने बताया है कि इस समय कोरोना में लोग लॉकडाउन में हैं, महामारी में फ्री हैं, तो लोग कोरोना को लेके बहुत तरह के भजन, कविताएं, गीत, कहानियां, किस्से बना रहे हैं। यानी कि साहित्य में कोरोना को स्थान मिल गया है। और एक चीज की याद करिए, जब चेचक आया तो चेचक ने हमारे ग्रामीण समाज में एक नया नाम जोड़ा कि ये शीतला माता का प्रकोप है। अफवाह सही, पर विज्ञान इसे चेचक एक महामारी मानता था और जो ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, जिन्हें नहीं जानकारी थी विज्ञान की, वो इसे शीतला माता का प्रकोप मानते हैं। और प्लेग चूंकि बंगाल में शुरू हुआ तो उसे ओला बीबी देवी का प्रकोप माना जाता है। अब चूंकि विज्ञान बहुत ऊपर उठ चुका है, सोशल साइट्स का महत्व बढ़ गया है, एक दूसरे से लोग जुड़ गए हैं, जानकारियां अधिक बढ़ गई हैं, टीवी, न्यूज चैनल सब तक इनकी पहुंच हो गई है, तो शायद कोरोना को इस तरह का कोई नाम ना मिले, पर इस बात की गारंटी भी नहीं है कि इसको किसी अफवाह या किसी देवी देवता से ना जोड़ा जाए। तो इसमें हमारी संस्कृति भी किसी भी महामारी से न सिर्फ अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि ये सांस्कृतिक निशान भी छोड़ती है और इससे हमारी संस्कृति भी प्रभावित होती है। यानी कि कोरोना के कारण ये एक नाम हमारे काव्य में, गद्य में और धार्मिक मान्यताओं में भी जुड़ जाएगा, ऐसा लेखक का मानना है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।